स्टेम सेल्स का ऐड करा था, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगी? तो क्या क्लोनिंग और बॉडी डबल जैसी टेक्नोलॉजी आज आ गई है क्या? तो मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जब वो आइस में दब गए थे तो वो मर क्यों नहीं गए। कि कितने सालों तक ये स्टेम सेल्स को अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं? है कि जो बाइक पे जर्क लगते हैं या जो लोग कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट बहुत या तो बहुत ज़्यादा होता है, डैमेजिंग होने लगता है क्योंकि रोड्स की कंडीशन हम सबको पता है, या फिर वो यूज़ कम होता है क्योंकि आप उठ ही नहीं रहे हैं, आप चल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी यूज़ नहीं हो रही। दोनों ही कंडीशन में रीढ़ की हड्डी में किसी ना किसी वैक्सीन की जगह वो दे देते तो वो बेटर था ना। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रोबोटिक्स एक फील्ड डेवलप हुआ है, वो रोबोटिक्स को स्टेम सेल्स के साथ यूज़ करके बोन मैरो का कॉन्सेप्ट बताया था, तो बोन मैरो क्या होता है? कहूँगी मैं, पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी करते समय आपको काफ़ी सारे मेडिकली फिट स्टेम सेल्स मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी एनिमल मूवी देखी होगी। एनिमल मूवी में रणबीर कपूर अपने पापा जो कि अनिल कपूर है, उनका बॉडी डबल बनवाता है। तो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐश्वर्या राय जी ने भी स्टेम सेल्स के बारे में बताया था, स्टेम सेल्स के बारे में, बायो हैकिंग के बारे में और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है गीतांजलि तोमर। गीतांजलि तोमर जी जो है वो एक साइंटिस्ट है पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक अप्रिसिएशन का लेटर होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। डॉक्टर गीतांजलि तोमर जी, स्वागत है आपका अर्चित जैन थैंक पॉडकास्ट यू। पे। आज मैं दूसरी बार किसी साइंटिस्ट का पॉडकास्ट ले रहा हूँ। तो पहला प्रश्न या फिर पहला क्वेश्चन जिसे मैं कहूँ, ऐश्वर्या राय जी जो बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अभी एक स्टेम सेल्स का ऐड करा था, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगी वो क्या है? ओके, वो एडवर्टीजमेंट आई गेस लाइफ सेल टेक्नोलॉजीज कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, जिसमें वो अम्बिलिकल कॉर्ड बैंकिंग के ऊपर से एडवर्टीजमेंट कर रही थी। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी जो बच्चे को माँ के शरीर से जो नाल जोड़ के रखती है उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उसे एक पाइप की तरह कह हाँ, सकते हैं। एक ट्यूब की तरह एक कनेक्शन होता है जिससे माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये सब प्रोवाइड करती रहती है, और इन टर्न बच्चे की बॉडी में से भी काफ़ी सेल्स जो है वो माँ की बॉडी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो एक एक्सचेंज का तरीका है ये माँ और बच्चे की बॉडी के बीच में। सो इट्स अ यूनिक कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, मोर फिजिकली एंड लेस एम्फेसिस ऑन द इमोशंस, बट येस इट इज़ अ कनेक्शन। तो वो क्योंकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे और माँ की बॉडी को कनेक्ट करता है और बच्चे की बॉडी अभी बन रही होती है, तो बच्चे की बॉडी में बहुत स्टेम सेल्स होते हैं और इसी कारण से अम्बिलिकल कॉर्ड में भी काफ़ी सारे स्टेम सेल्स हैं। बच्चे के बर्थ के बाद जब उस नाल को निकाला जाता है, तो हमारे यहाँ देश में ऐसे भी काफ़ी सालों से प्रथा रही है उस नाल को प्रिजर्व करके रखने की। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं। कई लोग अपना घर बनाते समय घर की नींव में उसको गाड़ते हैं, कई लोग अपने घर में तिजोरी में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसका पर्पस उस समय से यही था कि बच्चे की नाल को संभाल के रखना है। और अब हम साइंटिफिकली जब उसको रिलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है क्योंकि उस नाल में बहुत सारे स्टेम सेल्स हैं। तो आज अगर जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो उस नाल को क्लिनिक्स में या लैब्स में या ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, तो वो लोग आपके बच्चे के स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी अलग अलग बीमारियों में या अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। तो बट वो स्टेम सेल्स वो किस यूज़ में आते हैं, क्या है मतलब वो स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वो आपके शरीर का एक ऐसा सेल है जो तकरीबन सभी तरह के बॉडी ऑर्गन्स बना पाएगा। ऐसा सेल जो सभी बॉडी पार्ट्स बना सकता है, क्योंकि बच्चे के बॉडी पार्ट्स बने नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें बहुत स्टेम सेल्स होते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स उन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं, तो स्टेम सेल्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और इसी वजह से बॉडी में स्टेम सेल्स का नंबर भी कम होने लगता है, क्योंकि अब आपके बॉडी में नए ऑर्गन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
फॉर द सेक ऑफ डैमेज, अगर कुछ डैमेज हुआ बॉडी में बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी हो गई, तो आपकी बॉडी को जो रिपेयर करना पड़ता है, वियर एंड टीयर का जो रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए हमेशा हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स मेंटेन रहते हैं। एक कुछ नंबर में, लिमिटेड नंबर में स्टेम सेल्स हमेशा बॉडी में रहते हैं। तो स्टेम सेल्स को यूज़ किया जा सकता है बॉडी के इंजरीज़ के रिपेयर के लिए भी, जो वो इंडिजिनियसली आपके बॉडी के अंदर तो कर ही रही हैं, पर अगर नहीं कर पा रही हैं तो बाहर से भी हम स्टेम सेल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे रिपेयर किया जा सकता है बॉडी टिश्यूज़ का। स्टेम सेल्स जो हैं वो आजकल, जैसे आपको पता है कि हार्ट अटैक बहुत फेमस हो गया है, कि जैसे पहले एक सर्दी होती थी, आजकल आपको बहुत केसेस सुनने में मिलते हैं हार्ट अटैक से, इसकी इस फलाने फलाने व्यक्ति की स्वर्गवास हो गया, और ऐसा सुनने में अपन को आज के समय में बहुत मिलता है। तो क्या स्टेम सेल्स हार्ट अटैक का भी एक कारण बनते हैं, हार्ट अटैक आने में, या फिर हार्ट अटैक एक, क्योंकि आजकल कोई डिफाइन नहीं रही है एज, पहले एक टाइम पे 50 60 70 के बाद ऐसा कुछ सुनने में, आजकल कोई डिफाइन नहीं रही है, उसकी एज लेस हो गया हार्ट अटैक। स्टेम सेल्स हार्ट अटैक का कारण तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हार्ट अटैक क्यों आता है मोस्टली ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है बिफोर वी कमेंट ऑन कि हार्ट अटैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या उन्हें। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ब्लड वेसल्स, जो धमनियाँ होती हैं जिससे कि ब्लड हार्ट में जाता है, उनमें ब्लॉकेजेस हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। कम होने की वजह से जिस रीजन में ब्लड कम हुआ है वहाँ का टिश्यू मरने लगता है, हार्ट का टिश्यूज़ दे स्टार्ट डाइंग, और हार्ट की फंक्शनिंग या इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाती है। अब हार्ट अगर पूरी कैपेसिटी के साथ पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरह के मल्टीपल रीजंस की वजह से हार्ट अटैक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया अभी, कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल में वेरिएशन हुआ नहीं कि हार्ट अटैक्स आने लगते हैं। तो मोस्टली जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको स्टेम सेल्स से ठीक किया जा सकता है। वहाँ पर स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, मल्टीपल राउंड्स में, जिससे कि जो पार्ट डैमेज है, क्योंकि अब वो खुद से ठीक नहीं हो पा रहा, वहाँ पर ब्लड भी इनफ नहीं जा रहा है, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग स्लो होती जा रही है या अफेक्ट हो रही है। तो स्टेम सेल्स को वहाँ पर इंजेक्ट करके या वहाँ पर इम्प्लांट करके इस तरह के हार्ट अटैक्स, जिसको कि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट को ठीक करने के लिए स्टेम सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। गीतांजलि, जो कोविड-19 आया था, कोविड के जो अभी अभी वेरिएंट्स आए हैं, तो उसमें भी जो लंग्स हैं, लंग्स पे भी स्टेम सेल्स की कमी पाई गई है। एक्चुअली कोविड का जो रीज़न, काफ़ी सारे डेथ्स जो हुए कोविड में, वो क्योंकि जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो लंग्स के सेल्स को इन्फेक्ट करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। वायरस का नंबर बढ़ने की वजह से लंग्स के सेल्स जो है वो मरने लगते हैं और उनके लंग्स की एक्टिविटी अफेक्ट होने लगती है। बॉडी जैसे ही ये रियलाइज़ करती है कि वायरस का इन्फेक्शन है और लंग्स के सेल्स मर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपके जो इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो लंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा उनकी लंग्स में जाने लगती है। और जब लंग्स में इतने सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स पहुंच जाते हैं ना, तो वो वायरस को तो मार देते हैं, लेकिन वो इतने ओवरवेल्म होते हैं कि वो लंग्स के भी सेल्स को मारने लगते हैं। इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म, शायद ये वर्ड काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ था कोविड के समय पे, साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टेम सेल्स को अगर इंजेक्ट किया जाए लंग्स में, तो स्टेम सेल्स जाके इस साइटोकाइन स्टॉर्म को काम डाउन कर देते हैं। अच्छा। उन साइटोकाइंस या उन मॉलिक्यूल्स के लेवल को शांत कर देते हैं, जिससे कि वायरस तो मर चुका है, आपके इम्यून सिस्टम ने वायरस को तो मार दिया, अब आपके खुद के सेल्स को शांत बिठाना है। मतलब आपकी सेना जो है वो बढ़ती चली जा रही है और अब वो खुद के ही किले में आक्रमण पे उतर आई है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब हर जगह पे डैमेज ही डैमेज है। तो उसको काम डाउन करने का काम जो है वो स्टेम सेल्स करते हैं, और एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का भी काम स्टेम सेल्स करते हैं। तो कोविड के टाइम पे काफ़ी जापानीज़ साइंटिस्ट ने ह्यूमन ट्रायल्स किए थे कि स्टेम सेल्स जो हैं वो किस तरीके से कोविड की वजह से जो लंग्स में डैमेज हुआ है, जिसको कि फाइब्रोसिस कह रहे थे हम, कि लंग्स जो ऐसे फाइब्रस होने लगता है, उसको स्टेम सेल्स ठीक कर पा रहे हैं या नहीं, और उनको 80 to 90% सक्सेस इसमें मिली थी।
ओके बट कोविड के केस बट उस चीज़ का जब मिल चुकी थी तो अपन को वैक्सीन की जगह वो दे देते तो वो बेटर था ना। हाँ, ये इस पर मतलब स्टेम सेल्स को क्लिनिक में सक्सेस रेट्स तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्यों क्लिनिक में हम उसको बहुत ज़्यादा नंबर में यूज़ नहीं कर पाते, उसके कुछ रीजंस हैं। मतलब कोई भी वैक्सीन, जैसे कोविड का वैक्सीन जो है वो मार्केट में आने के पहले आपने एक वर्ड सुना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो स्टेम सेल के क्लिनिकल ट्रायल्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है कस्टमाइजेशन ऑफ मेडिसिन। मतलब हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाई देनी पड़ती है, और अगर कोई दवाई इतनी ज़्यादा कस्टमाइज करनी पड़े तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्टेम सेल्स के केस में भी ऐसा ही है कि पहला जिस मात्रा में स्टेम सेल्स बॉडी में इंजेक्ट करने हैं उतनी मात्रा एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लैब में बनाना थोड़ा सा टीडियस काम है। दूसरा, स्टेम सेल्स आप लाएंगे कहाँ से, उसके लिए आपको कोई डोनर चाहिए। तो जैसे हम डोनर मैच करते हैं, बोन मैरो के डोनर्स वगैरह हम सुनते हैं कि मैचिंग होना चाहिए, तो पहले डोनर मिलना चाहिए जो वो स्टेम सेल इनिशियल इनोक्यूलम मतलब इनिशियल स्टार्टिंग आपका जो ये है वो आपको दे सके। उसके बाद आप स्टेम सेल का नंबर बढ़ाएंगे, तो वो डोनर भी मैच होना चाहिए, फिर नंबर भी जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए। और तीसरा, स्टेम सेल्स को क्लिनिक में यूज़ करने में इथिक्स के कंसर्न्स बहुत है। कोई नहीं चाहता कि किसी दूसरे के बॉडी के सेल्स मेरी बॉडी में इंजेक्ट किए सही जाएं। बात है। तो वो थोड़े इथिकल इश्यूज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता है। फिर उसमें गाइडलाइंस भी है, मैंने इंजेक्ट तो कर दिए, लेकिन अब बॉडी में जाने के बाद उनकी ग्रोथ कंट्रोल कैसे होगी, कहीं वो बॉडी में जाने के बाद इफ़ दे टर्न रोग कि वो मतलब एबनॉर्मली बिहेव करने लगे, तो हम ये कैसे एड्रेस करेंगे। तो सही ये बात कुछ है। चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उनको क्लिनिक में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिला पा रहे हैं अभी तक भी स्टेम सेल्स को। तो आपसे बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि जो आपके बाल हैं ये पहले से ऐसे घुघराले थे या फिर आप साइंटिस्ट बन गए उसके बाद? ऐसे सोचिए कि मेरे बाल पहले से ही घुंघराले थे, इसीलिए ही मैं साइंटिस्ट बनी। तो ये एक ट्रेट है कि अगर बाल घुंघराले हैं तो यू आर मेड फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट। सही है। तो सबके घुंघराले बाल जो दिखे समझ लो हाँ, कि वो समझ साइंस। लीजिए कि वो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में। ठीक है। जो स्लिप डिस्क है आज के समय में वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई। जो सेल्स में लोग जॉब करते हैं, जो दिन भर बाइक्स रन करते हैं, उनको स्लिप डिस्क हो रहा है। राइट। उसमें भी स्टेम सेल्स क्या उनकी पूरी कर सकता है क्या कमी? हम कुछ रिसर्च अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। स्लिप डिस्क का कारण क्या होता है कि जो बाइक पे जर्क लगते हैं या जो लोग कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, डैमेजिंग होने लगता है क्योंकि रोड्स की कंडीशन हम सबको पता है, या फिर वो यूज़ कम होता है क्योंकि आप उठ ही नहीं रहे हैं, आप चल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी यूज़ नहीं हो रही। दोनों ही कंडीशन में रीढ़ की हड्डी में किसी ना किसी तरह का डैमेज होने लगता है। डैमेज में या तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी खसक जाती है, या जो दो हड्डियां हैं उनके बीच का गैप कम होने लगता है। दो हड्डियों के बीच का जो कुशन रहता है ना, उसी की वजह से आप उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। स्प्रिंग इफेक्ट कहते हाँ, स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से आप उठ बैठ पाते हैं। पर वो डिस्टेंस अगर कम होने लगे तो दर्द होगा और मूवमेंट में आपको तकलीफ होने लगेगी। तो हम जो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम चाह रहे हैं कि अगर हम इंजेक्शन के थ्रू इन स्टेम सेल्स को वो दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में पहुंचा सकें, तो इससे क्या होगा, एक तो सर्जरी हम अवॉइड कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरियाँ होती हैं उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी। वो सर्जरी होती भी कॉम्प्लिकेटेड है, जब सर्जरी हो रही है तब भी बहुत सारा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर सर्जरी अवॉइड करके हम स्टेम सेल्स को इंजेक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचा पाए जहाँ पर कि डैमेज हुआ है, तो हम वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स। तो स्लिप डिस्क वगैरह हुआ या हर्निया कहते हैं जिसको, रीढ़ की हड्डी का हर्निया होता है, उसके लिए स्टेम सेल्स का यूज़ बाहर के देशों में होता आया है। हमारे यहाँ भी कुछ हद तक लोग कर रहे हैं, पर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज कि हम उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर पाए। अच्छा, हॉस्पिटल में स्टेम सेल्स क्यों नहीं मिल रहे? जैसे ब्लड बैंक में जाओ तो ये ओ पॉजिटिव ब्लड मिल जाए, बी पॉजिटिव ब्लड या फिर ए पॉजिटिव ब्लड मिल जाता है। तो ऐसा स्टेम सेल्स हॉस्पिटल में क्यों नहीं स्टेम सेल बैंक है? स्टेम सेल बैंक हॉस्पिटल्स में है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसके बायर्स कम हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि
ब्लड बैंक में मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये ब्लड जो है वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, आपको आधा लीटर ब्लड मिल जाएगा। स्टेम सेल में मुझे ट्रेस करना पड़ेगा कि ये स्टेम सेल का डोनर कौन था, क्या वो आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं। दूसरा, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि मैं इतने सेल्स आपको कितने दिनों में दे पाऊँगी। वो सेल्स अगर ग्रो हो गए तो मैं आपको दे पाऊँगी, नहीं हो पाए तो नहीं दे। तो वो अभी भी बहुत ट्रायल एंड एरर के फेज़ में है हम स्टेम सेल्स को लेके, कि मुझे, और ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल बार स्टेम सेल्स देना पड़े। ब्लड दिया जा सकता है, 1 राउंड दे दिया, 2 राउंड दे दिए, आपके पास ब्लड अवेलेबल रहता है। लेकिन स्टेम सेल्स एक बार मैंने 10 मिलियन, एक बार में अगर मुझे 10 मिलियन सेल्स लग रहे हैं, एक बार दे दिया, अब मुझे 3 दिन में दोबारा 10 मिलियन सेल्स चाहिए, तो सेम वाले सेल्स को दोबारा 3 दिन में 10 मिलियन तक पहुंचाना बहुत ट्रिकी टास्क। फिर दूसरे डोनर का लेना पड़ेगा, फिर तीसरे डोनर का लेना पड़ेगा, फिर ऐसे आपके इथिकल कंसर्न्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलरली हम उसको हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात होती है, एक बात कही जाती है बहुत सिंपली कि हर साइंटिस्ट पागल होता है, पर हर पागल साइंटिस्ट नहीं होता। क्या ये सही बात है? हाँ, फॉर बीइंग अ साइंटिस्ट यू नीड टू बी क्रेजी। अच्छा, क्रेजी। आई रियली बिलीव दैट, बिकॉज यू हैव टू कीप डूइंग साइंस 24/7। हाँ, आपका दिमाग जो है वो साइंस ही साइंस में चल रहा होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट्स सपने में दिखते हैं। मैं अपने ट्रबल शूटिंग्स अपने सपनों में करती हूँ। अच्छा। और मतलब मेरे पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं, वो इसके विटनेस हैं सबसे बड़े। बिकॉज इफ़ यू आर स्टक समवेयर, तो नेक्स्ट डे मैं उनको या तो सुबह सुबह मैसेज कर दूंगी कि यार ये मुझे दिखा है सपने में एंड वी शुड वर्क ओवर इट। एंड अर्लियर दे यूज्ड टू थिंक ये क्या बोल रही है, मतलब ये क्या ऐसे सपने में दिखता है तो हम कर लेंगे क्या। बट देन इट वर्क्स, बिकॉज सबकॉन्शियसली मैं सपने में भी साइंस ही कर रही थी। तो यस, इट डज रिक्वायर सम लेवल ऑफ क्रेजीनेस टू बी अ गुड साइंटिस्ट। मैड भी, मैडनेस भी, सम लेवल ऑफ। यस। एक क्वेश्चन है कि कितने सालों तक ये स्टेम सेल्स को अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं? थियोरेटिकली मैं आपसे कहूँ तो स्टेम सेल्स को अगर लिक्विड नाइट्रोजन में हम प्रिजर्व करते हैं, इसको तो हम लिक्विड नाइट्रोजन ही एक टेक्नोलॉजी जिसमें उसको हम प्रिजर्व हाँ, करते हैं। क्योंकि उसका टेम्परेचर -196 होता है। अच्छा। इतने लो टेम्परेचर पे हम उसको इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो मतलब बहुत ही ठंडा। हाँ। तो हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं तो सेल्स को। सियाचिन में भी अपन इसे रखेंगे तो नहीं हो पाएगा? नहीं, सियाचिन ग्लेशियर उतना टेम्परेचर चाहिए, -196 टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हम -80 के टेम्परेचर में भी स्टोर करके देखते हैं उनको, पर जब हम उनको दोबारा ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफ़ी हमारे सेल्स मर जाते हैं। पर -196 में अच्छे खासे सेल्स दोबारा ग्रो भी हो जाते हैं। तो उस टेक्निक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगर इस टेम्परेचर को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाए तो थियोरेटिकली स्टेम सेल्स इनफाइनाइट टाइम के लिए क्रायो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। पर 20 से 25 साल तक लोगों ने करके देखा है कि स्टेम सेल्स अच्छे से क्रायो प्रिजर्व होते हैं, वापस ग्रो भी हो जाते हैं। आपने एक मूवी का मैं आपको रेफरेंस दूंगी, जुरासिक पार्क में स्टार्टिंग में एक यूनिट है जिसमें कि वो डायनासोर के जीन लेके एक साइंटिस्ट भाग जाता है। हाँ, तो वो जो कंटेनर्स हैं जिसमें से वो निकाल के भागता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स होते हैं। वो क्रायो प्रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें एम्ब्रियोज को भी क्रायो प्रिजर्व करते हैं। तो इस तरीके से सेल्स को क्रायो प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो रिवाइव हो जाता है। जब डायनासोर बन सकता है तो सेल तो बन ही सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसको आप डिफाइन करोगे? क्रायो मीन्स वेरी वेरी लो टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज़ को संभाल के रखना। और क्योंकि हम बहुत ही लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल, कार्टून मूवीज़ हम सभी देखते हैं तो वो एग्जांपल जल्दी समझ में आता है। आइस एज एक मूवी है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पता होगा इस बारे में। आइस एज का एक पार्ट है द मेल्ट डाउन। उसमें क्या होता है, आइस मेल्ट होने लगती है और जो भी आइस के अंदर दबे हुए जो प्राणी हैं वो जिंदा होकर बाहर आने लगते हैं। तो मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जब वो आइस में दब गए थे तो वो मर क्यों नहीं गए। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जब पानी का फ्रीजिंग सरफेस से शुरू होता है, सबसे पहले सरफेस की लेयर फ्रीज होती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। आइस जो है वो इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम ऐसे तीसरी चौथी में पढ़ते हैं कि आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे जैसे आइस की परत मोटी होती चली जाएगी, बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को अफेक्ट करना कम होता जाएगा।
तो हीट जो है वो परकोलेट नहीं हो पाएगी नीचे की लेयर्स के पानी में, और नीचे का जो पानी है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा सालों साल, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन में इतनी मोटी ऊपर 4-5 सेंटीमीटर की आइस की लेयर जम चुकी है। इसी कंसेप्ट पे क्रायो प्रिजर्वेशन काम करता है कि अगर सेल्स के बाहर एक आइस की लेयर आपने बना दी तो अंदर का सेल सालों साल प्रिजर्व रह सकता है। इसीलिए वो जैसे ही वो आइस मेल्ट होने लगती है, नीचे के सब शार्क्स और मछलियाँ जो हैं वो ऑलरेडी जिंदा ही थे, अब वो बाहर आने लगते हैं। तो दिस इज़ हाउ क्रायो प्रिजर्वेशन एक्चुअली वर्क्स। अंटार्कटिका में कोई ना कोई होगा ज़रूर। डेफिनेटली होगा, और पानी खुदाई के होगी। नीचे लाइफ ऐसे ही सरवाइव करती है। ये फिजिक्स है कि पानी के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड कंट्रीज में या जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर लाइफ ऐसे ही सस्टेन होती है पानी के नीचे। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारत का एक सपना है और आज सबका सपना है और लाखों लोगों की जॉब्स खाने वाला है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या स्टेम सेल्स की फील्ड में होने लगा है, या होने लगा है तो किस तरीके से हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रोबोटिक्स एक फील्ड डेवलप हुआ है, वो रोबोटिक्स को स्टेम सेल्स के साथ यूज़ करके ऑर्गन्स का 3D बायो प्रिंटिंग पे आने लगे हैं अब। मतलब ये क्या होता है कि आपके पास रोबोटिक्स का मशीनरी है, स्टेम सेल्स हैं, और वो स्टेम सेल्स को हम एक इंक के साथ मिक्स करते हैं, उसको हम बायो इंक कहते हैं, और उसको एक प्रिंटर यूज़ करके 3D में प्रिंट कर देते हैं। तो हम किडनीज प्रिंट कर सकते हैं, हार्ट प्रिंट कर सकते हैं, लिवर प्रिंट कर, सेल्स और रोबोटिक्स को यूज़ करके। क्योंकि इसमें सेल्स हैं, इसकी बॉडी में एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी रहती है और इसका हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर के अंदर हैं। तो यूएस और यूरोप में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किडनी को लेके हो चुके हैं। किडनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि आपके पास हमेशा एक स्टैंड बाय है। तो एक किडनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, और मोस्टली जिसकी एक किडनी ख़राब है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो पिग्स में तो हमने किडनी ऐसे बना के इम्प्लांट की हुई है, मतलब हम इंडिया में नहीं, बाहर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हो चुके हैं। इंडिया में भी स्टिल आर ट्राइंग कि हम किस तरीके से ऑर्गन्स को 3D प्रिंट करें यूजिंग द रोबोटिक नॉलेज दैट वी हैव, और उसको ह्यूमन बॉडी में अगर इम्प्लांट कर सके पूरे के पूरे ऑर्गन को, ब्लड वेसल्स वगैरह सब उसके बन जाते हैं 3D प्रिंटिंग में, और उसको इम्प्लांट। डेंटिस्ट तो काफ़ी यूज़ करने लगे हैं रोबोटिक्स आजकल, दांत को प्रिंट करने के लिए। गम्स, जहाँ पर जैसे जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मसूड़े बहुत ज़्यादा रिसीड हो जाते हैं, छोटे छोटे होने लगते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए डेंटिस्ट काफ़ी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं आजकल। एग्जैक्टली। तो गीतांजलि एक बात बताओ, आप हर एक्सपेरिमेंट रैट्स पे होता है, ठीक है, तो रैट्स में ह्यूमन के स्टेम सेल्स यूज़ हो सकते हैं क्या? बेसिकली स्टेम सेल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉडी में से रिजेक्ट नहीं होते। तो ह्यूमन के स्टेम सेल्स हम रैट पे यूज़ कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। ह्यूमन के स्टेम सेल्स हम माउस पे भी यूज़ कर पाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वो मोस्टली माउस, रैट, गिनी पिग्स और पिग्स, थोड़ा बड़ा मॉडल पे आ जाए अगर, तो ह्यूमन के स्टेम सेल्स रिजेक्ट नहीं होते किसी भी एनिमल में से, और रैट और माउस पे आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस। ओके। एक मूवी आई थी अभी, एनिमल, ठीक है, गर्ल्स ने बहुत हेटरेट दिखाया उसके लिए। उसमें एक बहुत फेमस सॉन्ग है पापा पापा, ठीक है, पापा मेरी जान। रणवीर कपूर अपने हर एफर्ट डालता है अपने पापा को सेव करने के लिए, तो उसने एक पापा का बॉडी डबल बनवाया था, ठीक है, और क्लोनिंग। तो क्या क्लोनिंग और बॉडी डबल जैसी टेक्नोलॉजी आज आ गई है क्या? क्लोनिंग काफ़ी सालों से साइंटिफिक कम्युनिटी में है। जो सबसे पहला एनिमल क्लोन किया गया था वो था एक शीप जिसका नाम था डॉली, उसको क्लोन किया गया था। हाँ, डॉली एक शीप थी जिसको कि सबसे पहले क्लोनिंग से बनाया गया था। उसके बाद क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स जानवरों में काफ़ी किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनिमल के क्लोन्स बनाए जाते हैं, पर ह्यूमन क्लोनिंग में फिर से इथिक्स इश्यूज़ हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, पर उसमें इतना बजट, उतना इंटेंट और उतने एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इथिक्स, इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग तक कभी कोई गया नहीं अभी तक। बट हाँ, मूवीज़ तो आर डेफिनेटली वे अहेड देन व्हाट वी थिंक। सो हाँ, जा सकते हैं, मतलब ये अनडूएबल कंसेप्ट नहीं है। ओके।
CRISPR-Cas9 ये क्या टेक्नोलॉजी है? ओके अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम स्टेम सेल्स को बॉडी में डालेंगे कुछ रिपेयर या टिश्यू को रीजनरेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम स्टेम सेल्स बॉडी में डालेंगे। अगर मैं वो स्टेम सेल को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि वहाँ जाने के बाद क्या काम करना है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। या फिर बॉडी में ऑलरेडी जो स्टेम सेल है उनमें कोई ऐसा फीचर है जो मुझे नहीं चाहिए, उसी की वजह से बीमारी हो रही है, तो बाहर मेरे पास जो स्टेम सेल है उसमें से वो फीचर हटा के उनको अंदर डाल सकती हूँ। तो ये जो चॉइस है कि मैं कौन से फीचर ऐड करना चाहती हूँ या कौन से फीचर डालना चाहती हूँ या हटाना चाहती हूँ, इसको हम CRISPR-Cas9 से बहुत स्पेसिफिक, मुझे कौन सा जीन, आपने जीन वर्ड सुना होगा कि वी आर वॉट आर जीन्स आर, क्योंकि हमारा हर एक ट्रेट जो है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है वो जीन्स के थ्रू मिलता है। तो मुझे कौन सा जीन सेल में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, उसको बहुत ही प्रिसाइसली हम या तो कट ऑफ कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। वो CRISPR-Cas9 है। इसके लिए आई गेस 2019, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, बट इट्स अ नोबेल प्राइज विनिंग वर्क। इसमें नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इस काम के लिए साइंटिस्ट को मिला हुआ है फॉर CRISPR-Cas9। तो हमें इससे काफ़ी पावर मिल जाती है। अभी CRISPR-Cas9 का यूज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलरली लोग कर रहे हैं IVF क्लिनिक्स में, क्योंकि अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी है या पेरेंट्स को कोई डिसीज़ है जो वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे में ट्रांसफ़र हो, तो जब पेरेंट्स के सेल्स निकाले जाते हैं IVF के लिए, तभी उनको CRISPR-Cas9 से ट्रीट कर दिया जाता है ताकि उनमें वो जो डिफेक्टिव जीन है वो हट जाए और वो बच्चे में पास ऑन ना हो। तो इस तरीके से CRISPR-Cas9 को मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था होस्टेज, होस्टेजेस या होस्टेज, ठीक है? उसमें बोन मैरो का कॉन्सेप्ट बताया था। तो बोन मैरो क्या होता है एंड बोन टिश्यूज? बोन मैरो का मैं हिंदी अनुवाद करूं तो बोन मैरो को अस्थि मज्जा कहा जाता है। अच्छा, अस्थि मज्जा मतलब आपकी जो बोन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं आई गेस उनको पता ही होता है कि जो हड्डी होती है उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको कई लोग ऐसे करके पी जाते हैं वो हड्डी को तोड़ने के बाद। तो दैट इज़ बोन मैरो। और आपकी बॉडी में जो बोन है वो समझिए ये एक ट्यूब का जैसा स्ट्रक्चर है। करेक्ट। उसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है दैट इज़ बोन मैरो। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि वो एक इकलौता ऑर्गन है जो बढ़ता रहता है 20 साल तक। आपके कान, नाक ये सब बढ़ते नहीं है पर हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि बोन मैरो सबसे रिच सोर्स है 20 साल तक स्टेम सेल्स का। उसमें स्टेम सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रहते भी हैं, बढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। तो इसीलिए जब किसी को बोन मैरो स्टेम सेल्स की ज़रूरत होती है तो सबसे पहला सोर्स जो डॉक्टर्स के या साइंटिस्ट के दिमाग में आता है वो है बोन मैरो। बट रिसेंटली क्योंकि बोन मैरो निकालना इतना आसान नहीं है, मतलब अभी एक ज़िंदा आदमी है उसके हड्डी में से मैं बोन मैरो निकालूं उसको कितनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए अब हम स्टेम सेल्स के दूसरे सोर्सेज पे शिफ्ट हो रहे हैं जो कि आसानी से निकल पाए। मतलब हमने अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की, एक बोन मैरो भी एक सोर्स है। फैट टिश्यू जो होता है आपकी बॉडी में, फैट टिश्यू जिसको कि हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, बॉडी में जो फैट है उसमें बहुत स्टेम सेल्स होते हैं। तो लिपोसक्शंस के जो क्लिनिक हैं वहाँ से अगर फैट टिश्यू जो मिलता है उसमें से भी हम लैब में स्टेम सेल्स निकालते हैं। दांतों में जिसका दांत निकाला है, सड़ गया है या किसी रीज़न की वजह से वो दांत निकालना पड़ा है, दांत फिर से एक पॉपुलर सोर्स होते जा रहे हैं स्टेम सेल्स का, क्योंकि निकालना आसान है, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है और दांत निकालने में इतनी तकलीफ, इतना सर्जिकली प्रोसीजर्स नहीं करने पड़ेंगे जितने बोन मैरो में करने पड़ते हैं। तो डेंटल टिश्यूज़ जो हैं, दांत जो हैं, वो भी एक काफ़ी पॉपुलर सोर्स हुए हैं ओवर द ईयर्स स्टेम सेल्स के लिए। इसके अलावा एंडोमेट्रियल ब्लड मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड में से भी स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं। माँ का जो दूध है उसमें भी बहुत स्टेम सेल्स रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेज हैं स्टेम सेल्स के। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा सोर्स अवेलेबल है, इसके बेसिस पे स्टेम सेल का सोर्स डिसाइड किया जा सकता है। ओके, IVF में स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं, इसके बारे में आप बताओगे कुछ? IVF में स्टेम सेल्स यूज़ नहीं कहूँगी मैं, पर IVF टेक्नोलॉजी करते समय आपको काफ़ी सारे मेडिकली फिट स्टेम सेल्स मिल सकते हैं,
क्योंकि आईवीएफ क्लिनिक्स में दोनों पेरेंट्स के जो एग और स्पर्म है उसको निकाला जाता है बॉडी में से और उनको लैब में फ्यूज़ करवाया जाता है। लैब में फ्यूजन के बाद जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो तो दोनों पेरेंट्स के जो गेमीट्स हैं उनको फ्यूज़ किया जाता है लैब में और उसमें से जो रिजल्टिंग बनता है सेल उसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर लैब में ही ग्रो होता है, उसके सेल्स का नंबर बढ़ता है और सपोज़ अगर एक कपल है तो उनके लिए मोस्टली 10-15 एम्ब्रियोज़ बनाए जाते हैं, जिसमें से कि 1-2 एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है मदर की बॉडी में। जो बचे हुए एम्ब्रियोज़ हैं उनमें से स्टेम सेल्स यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक स्टेम सेल का ही बॉल है, उसमें सब स्टेम सेल ही हैं अभी जब हम इम्प्लांट करते हैं उसके पहले। तो आईवीएफ क्लिनिक्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, वहाँ से आपको स्टेम सेल्स मिल सकते हैं। लेकिन ये जो एम्ब्रियो बना जिसको अभी मदर की बॉडी में डालना है, उसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि वो सेल्स की फेट अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि बनाना क्या है, तो उन्हें मॉनिटर करना कि ये बॉडी में जाने के बाद क्या बनाएंगे ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो ऑल्दो आईवीएफ क्लिनिक्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, वो सेल्स का मॉनिटरिंग फिर से डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम स्टेम सेल्स को एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं लेके आ पा रहे हैं। नेचर में जो एक फिनोमेना है उसका कैसे एक साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल मूवी से लेती हूँ मैं। फाइंडिंग नीमो एक मूवी है। आई यूजुअली गिव दिस एग्जांपल क्योंकि कार्टून मूवीज़ सभी लोग कभी ना कभी देखे हुए होते हैं। उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे टर्टल्स फ्लो हो रहे हैं विथ अ एंटार्क्टिक वाटर करंट स्ट्रीम, और वो नीमो जो है उन्हीं टर्टल्स के साथ वो भी फ्लो हो रहा है। तो जब ये टर्टल्स उस स्ट्रीम वाटर करंट के साथ फ्लो हो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रीम जो है वो पानी की ही है और वो समुद्र के बीच में ही है, मतलब दोनों तरफ पानी है, जो स्ट्रीम है वो भी पानी की है और सी वाटर जो है वो भी पानी ही है। उसके बावजूद अगर उस स्ट्रीम में से किसी चीज़ को बाहर फेंकना हो या किसी चीज़ को अंदर डालना हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जब वो टर्टल नीमो को वो स्ट्रीम के बाहर फेंकता है तो वो उसको बहुत ज़ोर से बाहर फेंकता है ताकि वो उस करंट में से निकल जाए, वो स्ट्रीम के करंट में से निकल जाए। तो जब दो सेम लिक्विड अलग अलग स्पीड में एक दूसरे की प्रेजेंस में होते हैं, मतलब एक स्टैटिक है, सी वाटर स्टैटिक है, और जो स्ट्रीम है वो बहुत स्पीड से उसमें से पास हो रही है, तो उनके कंटेंट्स मिक्स नहीं होते। इसको हम हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग कहते हैं। और इस कंसेप्ट को हम एक काफ़ी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन सभी साइंटिफिक लैब्स में यूज़ होता है, फ्लो साइटोमीटर। इसमें हम सेल्स को पानी की स्ट्रीम में से बिना मिक्स हुए एक साथ फ्लो होने के लिए अलाइन करते हैं ताकि वो लेज़र में से पास हो सके। तो ऐसे आपके अगल बगल नेचर में जो चीज़ें हैं उसी को हमें साइंस में अप्लाई करना होता है, मतलब दिस इज़ एन एप्लीकेशन। वो ऑलरेडी था नेचर में, हमने सिर्फ उसको देखा, समझा और उसको कहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या, वैसे सोचा। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट यू रियली हैव टू बी क्रेजी ऑब्जर्वेंट व्हेन यू आर डूइंग साइंस। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपका समय देने के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। जो आपने आज बहुत डिस्कशन करें वो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जाना है, और वो टेक्नोलॉजी जो आज हम आसपास देख ही रहे हैं बट हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो थैंक यू सो मच वंस मोर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। बस एक बात कह दीजिए, ये जो आप कैमरा देख रहे हैं इस पे देख के कहिए अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और स्पॉटिफाई पे फॉलो करें। अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और स्पॉटिफाई पे फॉलो कीजिए। क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।